बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो ख़ास मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ, सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स। सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स आपके पास जो है वो 4 तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं, जिनमें से हम एक-एक करके चारों को जो है वो करेंगे। सबसे पहला एल्गोरिथम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है FCFS। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है। इस एग्जांपल की मदद से जो है वो हम इसको समझेंगे कि इसमें करना क्या है। सबसे पहले तो देखिए 4 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और प्रोसेस 4। और इन प्रोसेसेस के रिस्पेक्टिव आपको दो चीज़ें गिवन है। अराइवल टाइम, अराइवल टाइम का मतलब कि ये प्रोसेस किस टाइम पर जो है वो सीपीयू के अंदर आते हैं। बर्स्ट टाइम, बर्स्ट टाइम का मतलब कि कितने टाइम तक इनको सीपीयू के अंदर इन प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में लगता है। बर्स्ट टाइम बेसिकली इज एन एग्जीक्यूशन टाइम, कि कितना टाइम इनको एग्जीक्यूट होने में लगता है। और ये बाकी चीज़ें जो है वो हम इनको निकालेंगे। कंप्लीशन टाइम मतलब कितना टाइम कंप्लीट होने में लगेगा। TAT मतलब टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम कितना लगेगा। टर्न अराउंड टाइम का मतलब कि आपके पास कितने टाइम तक जो है ये प्रोसेस सीपीयू के अंदर रहा है। वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम का मतलब देखिए सीपीयू एल्गोरिथम, सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम जो है उनके अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है रेडी क्यू और एक होता है रनिंग क्यू। तो रेडी क्यू के अंदर जब कोई प्रोसेस आता है तो उसको कितना वेट करना पड़ता है, वो वेटिंग टाइम कहलाता है। ठीक है, और रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये है कि जो आपका सीपीयू है, प्रोसेस को जो है वो फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला, उसको जो है वो हम जब हम उसको जो है वो अराइवल टाइम में से माइनस कर दे तो हमारे पास रनिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम आ जाता है कि कितना रिस्पॉन्स जो है वो उसको मिला है। तो चले जी, देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह से करना है। अच्छा, इसके लिए जो है वो दो चीज़ें यहाँ गिवन है कि क्राइटेरिया क्या होगा। क्राइटेरिया ये होगा कि अराइवल टाइम को देखते हुए इसको सॉल्व करना है। तो क्राइटेरिया यहाँ पर हर सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम का क्राइटेरिया जो है वो आपके पास अलग होगा। ठीक है, मॉड जो आपको दिया हुआ है नॉन प्रीएम्प्टिव दिया हुआ है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब कि अगर आपके पास कोई भी प्रोसेस सीपीयू के अंदर आ जाता है तो वो कोई दूसरा प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मतलब इस तरह से कि अगर प्रोसेस 1 आपके पास सीपीयू के अंदर रन हो रहा है तो वो कंप्लीटली रन होगा, पूरा रन होगा, और रन होने के बाद जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह नहीं है कि थोड़ा सा चल के जो है वो फिर वो रुक जाए और फिर दूसरा प्रोसेस चलने लग जाए। तो ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता है कि जब कोई प्रोसेस आ जाए तो वो कंप्लीटली जो है वो पूरा चलता है और फिर टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, गैंट चार्ट हम बनाएंगे। गैंट चार्ट से हमें ये होगा कि इसको सॉल्व करने में ज़रा आसानी होगी। ठीक है, गैंट चार्ट जब आपके पास स्टार्ट होता है हमेशा जीरो से, ये होता है अराइवल टाइम के ऊपर चलता है कि अराइवल टाइम जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है और फिर जो है वो आगे चलता जाता है। तो सबसे पहले जीरो पर हम देखेंगे। तो जीरो पर हम देखें अगर, तो हमारे पास अराइवल टाइम को देखते हुए हमने चलना है। तो हम देखें जीरो पर कौन सा प्रोसेस हमारे पास अराइव हुआ है, विच इज P1, प्रोसेस 1। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रोसेस 1 को हम कहाँ ले आएंगे, सीपीयू के अंदर लेकर आ गए। अब प्रोसेस 1 को हम जब सीपीयू के अंदर लेकर आ गए तो हमने देखना है बर्स्ट टाइम, कितने टाइम तक इसको चलना है। तो कितने टाइम तक चलना है, 2 टाइम तक चलना है, 2 यूनिट ऑफ टाइम तक इसको चलना है। तो जीरो से लेकर ये कब तक चला, 2 यूनिट ऑफ टाइम तक ये चल गया। और 2 यूनिट ऑफ टाइम पर चलने के बाद ये प्रोसेस क्या हो गया, ये पूरा टर्मिनेट हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास जो टाइम है वो 2 है। ठीक है, यहाँ जो चीज लिखी जाएगी वो होगी टाइम। ठीक है, ये सारा जो है वो आपके पास टाइम होगा। तो अब देखिए टाइम 2 पे, अराइवल टाइम विच इज टाइम 2, 2 टाइम पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ चुका है, प्रोसेस P1 भी आ चुका है, प्रोसेस सॉरी P2 भी आ चुका है, P3 भी आ चुका है। तो हम अराइवल टाइम को देख के चल रहे हैं, तो सबसे पहले जो अराइव हुआ है उसको हम देखेंगे। तो P2, इसका प्रोसेस, इसका अराइवल टाइम जो है वो 1 है। तो हम क्या करेंगे कि P2 को हम पहले क्या करेंगे, इसके अंदर लेकर आएंगे। अब P2 जो है वो इसके अंदर आ चुका है।
अब P2 कितने टाइम तक चलेगा, 2 यूनिट ऑफ टाइम तक मजीद चलेगा। तो यहाँ पहले टाइम 2 था, अब इसमें 2 और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 यूनिट ऑफ टाइम पे देखेंगे कि कितने प्रोसेस हमारे पास आ चुके हैं। P2 जो है वो कैंसिल हो चुका है, 2 प्रोसेस आ चुके हैं, P3 भी आ चुका है, P4 भी आ चुका है। रेडी क्यू के अंदर दोनों मौजूद है। अब हमें रन किसको करना है, जिसका अराइवल टाइम पहले आया। तो अराइवल टाइम P3 का पहले आया, तो हम P3 को क्या कर देंगे, सबसे पहले इसको सीपीयू के अंदर रनिंग क्यू के अंदर लेकर आ जाएंगे। अब रनिंग क्यू में लाने के बाद हम ये देखेंगे कि इसको कितने यूनिट ऑफ टाइम तक चलाना है, 3 यूनिट ऑफ टाइम तक। तो 4 यहाँ पर ऑलरेडी हुआ है, 4 के अंदर 3 जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 यूनिट ऑफ टाइम। तो P3 जो है वो टर्मिनेट हो गया, पूरा चल गया। अब उसके बाद लास्ट बचा P4, तो P4 को हम यहाँ लेकर आएंगे और कितने यूनिट ऑफ टाइम तक चलाना है, 5 यूनिट ऑफ टाइम तक। तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि सारे प्रोसेस हमने चला दिए। अब हमें ये चीजें निकालनी है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। अब इनको किस तरह से निकालना है, देखिए बेटा, कंप्लीशन टाइम हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोसेस जहां पर आया उसके राइट वाला टाइम आपने देखना है, वो उसका कंप्लीशन टाइम है। तो P1 जो है वो P1 यहाँ पर मौजूद है, उसके राइट पर क्या मौजूद है, 2। तो आपके पास कंप्लीशन टाइम क्या हो गया, P1 का 2 हो गया। उसके बाद P2 के राइट पे कंप्लीशन टाइम कितना आ रहा है, 4। और P3 के राइट पे आ रहा है 7। ठीक है, इसी तरह P4 के राइट पे आ रहा है 12। अब टर्न अराउंड टाइम मालूम करने के लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। टर्न अराउंड टाइम मालूम करने के लिए हमें कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करना है। तो CT माइनस AT, CT इज कंप्लीशन टाइम, AT इज अराइवल टाइम। तो इसको इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस। तो 2 - 0 इज 2, 4 - 1 इज 3, 7 - 2 इज 5, 12 - 4 इज 8। तो ये हमारे पास आ गया टर्न अराउंड टाइम। अब वेटिंग टाइम निकालना है, तो वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला है, वेटिंग टाइम जब हम निकालते हैं तो उसके लिए टर्न अराउंड टाइम को बर्स्ट टाइम में से माइनस कर देते हैं। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम 2 है, बर्स्ट टाइम 2 है, तो 2 - 2 इज 0। टर्न अराउंड टाइम 3 है और बर्स्ट टाइम 2 है, तो 3 - 2 इज 1। ठीक है, 5 टर्न अराउंड टाइम है और बर्स्ट टाइम कितना है, 3 है, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2। 8 - 5 इज 3। तो ये हमारे पास वेटिंग टाइम आ चुका है। अच्छा, नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में होता ये है कि वैसे तो रिस्पॉन्स टाइम आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती, बट अगर आपसे कह देता है कि रिस्पॉन्स टाइम निकालें तो उसको निकालने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। देखिए, जितने प्रोसेसेस हैं उनको ये देखना है कि फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला। तो प्रोसेस 1 को फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला, अब प्रोसेस के लेफ्ट पे देखना है। तो प्रोसेस 1 को फर्स्ट टाइम पे सीपीयू कब मिला, 0 पे। इस ये जो आपके पास सीपीयू टाइम आएगा, इसको अराइवल टाइम में से माइनस करेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम आ जाएगा। तो 0 - 0 इज 0। प्रोसेस 2 को कब मिला सीपीयू फर्स्ट टाइम, 2 पे, 2 - 1 इज 1। प्रोसेस 3 को कब मिला फर्स्ट टाइम सीपीयू, 4 पे, 4 - 2 इज 2। और प्रोसेस 4 को कब मिला सीपीयू फर्स्ट टाइम पे, 7। और 7 - 4 इज 3। तो इस तरह से रिस्पॉन्स टाइम भी आप निकाल सकते हैं, मगर नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में निकालना कोई ज़रूरी नहीं होता, ये जब तक आपको कहा ना जाए। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ पूछी जा सकती है, वो है कि एवरेज पूछा जा सकता है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम बता दें, एवरेज वेटिंग टाइम बता दें, या फिर एवरेज कंप्लीशन टाइम। तो एवरेज निकालना तो आसान है, इन सब को ऐड कर दें और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर दें। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ऐड करें तो टर्न अराउंड टाइम के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो इसको निकालने के लिए 2 + 3 इज 5, 5 + 5 इज 10, 10 + 8 इज 18। तो 18
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं 4। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। इसी तरह वेटिंग टाइम का भी निकाल सकते हैं, रिस्पॉन्स टाइम का भी और कंप्लीशन टाइम का भी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बहुत इजी है सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स, इतने ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे भी इसके 3 और सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स हैं, वो भी इतने मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक राउंड रॉबिन को छोड़कर और प्रीएम्प्टिव के केस को छोड़कर, क्योंकि प्रीएम्प्टिव थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इस वजह से वो थोड़ा सा हेक्टिक लगता है। बाकी वो भी मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।